उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के स्टाफ का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाया। उन्होंने बच्चों को खीर खिलाकर आशीर्वाद और उपहार दिए। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण व मातृशक्ति के सम्मान में जोर दिया। सीएम ने नवनिहालों को अपने हाथों से खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया, जो एक महत्वपूर्ण पारंपरिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान, जहां उन्होंने महिला सशक्ति को समाज का आधार बताया, इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर महिला विरोधी रवैये का आरोप लगाया और कहा कि मातृशक्ति को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले कांग्रेस और सपा का इतिहास महिला विरोधी, इन्हें मंजूर नहीं नारी शक्ति का अधिकार। दर्शकों, गोरखपुर में सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित न होने देने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सपा सहित सभी विपक्षी दलों पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। गोरखपुर में विपक्षी दलों पर गरजते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्टी महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का इतिहास और इसके कारनामे महिला विरोधी हैं। सीएम योगी बुधवार शाम आयोजित योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं का अधिकार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में जब नया संसद भवन बना, तो पीएम ने नए संसद भवन में सबसे पहला अधिनियम नारी शक्ति वंदन का ही पारित कराया। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के जरिए 2029 के लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाले महिला विरोधी विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा के कारनामे शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़े अधिकार में हमेशा बाधा डालने का काम किया, जबकि सपा तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। सपा के बारे में यह कहा भी जाता है, देख सपाई बिटिया घबराई। पुलिस ने 20% महिलाओं की भर्ती को अनिवार्य किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले सपा सरकार में मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों ने बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, जबकि आज बेटियां बिना रोक टोक के स्कूल जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10,000 महिला की भर्ती हुई थी, जबकि 2017 के बाद यह संख्या 44 से 45,000 है। प्रदेश में पुलिस भर्ती होने पर 20% महिलाओं की भर्ती में अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई और इनमें 1.25 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई रिवाइवर से 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश में 21,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं और इनमें आधी भागीदारी महिलाओं की है।
आत्मनिर्भर व विकसित भारत को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक। सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। भारत माता की। भीषण गर्मी में और उस पर भी कम समय की सूचना पर सम्मेलन में महिलाओं की बड़ी संख्या को देखकर प्रसन्न मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में नारी शक्ति की हिस्सेदारी यह साफ संदेश है कि महिलाओं को उनके अधिकार से बहुत अधिक दिनों तक कोई वंचित नहीं रख सकता। यह नारी शक्ति के द्वारा भीख नहीं मांगी जा रही है, उसका यह स्वयं अधिकार है जिसको आजादी के बाद से ही लटकाने का प्रयास हो रहा था। हम यहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक विषय पर एकत्रित हुए हैं जो देश की आधी आबादी को उनका सम्मान, उनका अधिकार और उनकी पहचान दिलाने का मार्ग है। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता को संभाला और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को की कमान अपने हाथ में ली, तब से महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई गईं जिससे आज महिला सशक्त भी है, सम्मानित भी है और आत्मनिर्भरता की पे आगे बढ़ रही है। सबसे पहली योजना जो चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे हमारी बेटियों की जनसंख्या भी बढ़ी और उनको शिक्षा भी मिली। साथ ही कन्या सुमंगलम योजना के तहत हमारी बेटियों का जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई निःशुल्क हुई और साथ में उन्हें 25,000 की आर्थिक मदद भी मिली। ऐसे ही जन धन के माध्यम से आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत हुई और स्वास्थ्य के लिए भी अलग अलग योजनाएं चलाई गईं। जब नारी शक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो गई तब राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़े। इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं का 33% आरक्षण के माध्यम से सरकार विधानसभाओं और संसद में उनकी भागीदारी बढ़ाने का काम कर रही थी। उस दिन 17 अप्रैल को मैं भी लोकसभा के दीर्घा में थी। जब ये बिल फेल हो गया, जब पारित नहीं हुआ, तब विपक्षियों ने ताली बजा के इसका जश्न मनाया। ये दर्शाता है कि हमारा विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि महिला सशक्त हो और आगे बढ़े। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस दिन को हर महिला काले दिवस के रूप में बनाएगी और कल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आक्रोश रैली लखनऊ में थी, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी हजारों की मात्रा में नारी शक्ति वहां थी। वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अब महिला चुप नहीं रहेंगी। अपने अधिकारों के लिए वो जागरूक है और अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी। नारी शक्ति को इस अमृतकाल की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं ये पूछना चाहती हूं, आज जब देश अपनी बेटियों को उनके अधिकार देने के लिए आगे बढ़ा है, तब कुछ लोग ने इस रास्ते में बाधा खड़ी की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, ना कि नारी का सम्मान। मैं पूछना चाहती हूं, क्या देश की बेटी को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं? क्या देश की बेटी को क्या मातृशक्ति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं? क्या लोकतंत्र में उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? या उस बेटी का सपना है जो गांव से उठकर संसद तक पहुंचना चाहती है? ये उस मां की उम्मीद है जो चाहती है कि उसकी बेटी निर्णय लेने वाली हो, ना कि सुनने वाली। आज नारी शक्ति को कभी कोई रोक नहीं सकता। इतिहास गवाह है, जब जब नारी ने ठाना है उसे हर बाधा को पार किया है।
आज हमारी सरकार ने नारी को सशक्त किया है। पहले हमारे बच्चों की मार्कशीट पे कभी भी मां का नाम नहीं होता था, लेकिन आज हर जगह नारी का नाम है। मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री आवास महिला के नाम पे मिलता है। तो महिलाओं के साथ सरकार हर कदम पे खड़ी है। मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूं कि यही ऊर्जा, यही संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते रहें। वो आक्रोश आप में दिखना चाहिए। आने वाली विधानसभा में हमारी नारी एकजुट हो और एकजुट होकर विपक्ष को धूल चटाने का काम करेगी, क्योंकि आज नारी, पहले हम कहते थे नारी कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। लेकिन आज सिर्फ यही नहीं, महिला शक्ति का प्रतीक भी है और परिवर्तन की प्रेरणा भी है। महिला घर की धुरी भी है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी नारी ही है। नारी अपने खुद जागरूक रहे, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने हक की लड़ाई जरूर लड़े और आप में ये ऊर्जा हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। और जिस दिन हर नारी सशक्त हो जाएगी, उस दिन भारत केवल विकसित ही नहीं बल्कि विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनेगा। इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चारू चौधरी जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस शहर की प्रख्यात चिकित्सक श्रीमती स्मिता मोदी जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय स्मिता मोदी जी। परम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य योगी महाराज जी, मंच पर आसीन मेयर डॉक्टर मंगलेश जी और मिसेस साधना सिंह जी और सभी सम्मानित स्त्रियां और सभागार में बैठे सभी जनप्रतिनिधि और नारी शक्ति को मैं प्रणाम और अभिनंदन करती हूं। ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जहां पे हम नारी को और मजबूत बना रहे हैं और ये तब से हो रहा है जब एक लड़की माँ के गर्भ में आती है। यहाँ से ये काम शुरू हुआ है कि हम उसको बचाते जाएंगे और एक माँ जो है वो घर का केंद्र होती है, वो पहला गुरु होती है अपने बच्चे का। वो बच्चे को सिखाती है टाइम मैनेजमेंट कि कैसे हमको समय के हिसाब से काम करना है, कौन सा भोजन खाना है, कौन सा हेल्दी फूड है जिससे कि हम स्वस्थ रहें। तो अगर सब कुछ अच्छा होगा, अच्छी संस्कृति देती है तो एक अच्छा घर बनेगा। अच्छा घर बनेगा तो समाज भी अच्छा होगा अगर सब लोग वैसे होंगे, और समाज अच्छा होगा तो निश्चित ही हमारा देश जो है वो बहुत आगे ऊंचाइयों पे जाएगा। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने हम लोगों को इस काबिल समझा, इस लायक समझा है, इसके लिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि हम लोग इसमें हमेशा खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मिता मोदी जी। अब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय साधना सिंह जी। जहाँ बेटियाँ सुरक्षित हो वही सच्चा विकास है। जहाँ नारी का मान बढ़े वही असली प्रकाश है। जो हर बहन की ढाल बने वही वीर कहलाता है। ऐसा नेतृत्व पाकर आपका यह प्रदेश मुस्कुराता है, आपका यह प्रदेश मुस्कुराता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
परम पूज्य महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और एवं अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे मेयर मंगलेश जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारीगण, हमारे विधायकगण सम्मानित व पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण व सामने हमारे बैठी हुई हमारी सहयोगी जिला पंचायत सदस्यगण, महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल हमारी बहनें, मीडिया भाइयों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे नेतृत्वकर्ता उपस्थित हैं जिन्होंने प्रदेश के विकास के साथ साथ नारी सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महोदय, आपका जीवन अनुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आपके विचार और कार्य हम सभी को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम सब नारी शक्ति के सम्मान में एकत्रित हुए हैं और आपका मार्ग निर्देशन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरकर आपने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए जो प्रयास किया वह अविस्मरणीय है। हमें विश्वास है कि आपके प्रेरणादायक मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेंगे। वंदे मातरम ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये मातृशक्ति को नमन है, जिसे हमने जन्म दिया, जिसने हमको जन्म दिया, हमारे संस्कार दिए और इस देश को महान बनाया। हम उस भारत के नागरिक हैं जहाँ पे नारी को देवी कहा जाता है, जहाँ माँ को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हमने सच में नारी को अधिकार दिया है? साथियों, 2023 में भारतीय संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। पूरा देश खुश हुआ, उम्मीदें जगी। लेकिन 2026 आ गया, क्या हुआ? नारी को अधिकार मिला? क्यों? क्योंकि कहा गया पहले जनगणना, फिर परसीमन, फिर अधिकार। तो कब मिलेगा हमें वो अधिकार आखिर? जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, क्या हम उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे सकते? आज हमारी बेटियां सीमा पर देश की रक्षा कर रही हैं, अंतरिक्ष में झंडे फहरा रही हैं, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, तो क्या वे संसद में अपनी आवाज नहीं उठा सकती? साथियों, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, यह भारत की भविष्य की लड़ाई है। अगर नारी आगे बढ़ेगी तो भारत भी आगे बढ़ेगा। अगर नारी सशक्त होगी तो भारत विश्व में शक्तिशाली बनेगा। साथियों, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे। अधिकार बिना अब हम नहीं रहेंगे। जो हक हमारा है उसे हम लेके रहेंगे, जो हक हमारा है उसे हम लेके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए वो सदैव प्रयत्नशील है। और आइए आज हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां बेटी गर्व से ये कह सके कि मैं सिर्फ एक देश की नागरिक नहीं हूं, बल्कि इस देश की निर्णयकर्ता भी हूं। मैं समस्त आयोजन समिति, समस्त नारी शक्ति की ओर से पूजनीय महाराज जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपना आभार व्यक्त करती हूं। और साथ ही में सभी आए हुए हमारी नारी शक्ति और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साधना सिंह जी। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति। अब मैं गोरखपुर के महापौर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अमिता जी। आज इस नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के नाते परम श्रद्धेय
योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर अभी आपने आदरणीय साधना जी को, आदरणीय चारू जी को सुना। उन सहित मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति, हमारे सामने बैठे हमारे संगठन के सभी प्रमुख बंधुओं, सभी विधायक बंधुओं, जनप्रतिनिधियों और साथ ही इस सभागार में उपस्थित हमारी अत्यंत ऊर्जावान मातृशक्ति, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। अभी आदरणीय चारू जी ने और आदरणीय साधना जी ने जो है इन बातों को आपके समक्ष रखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं समझता हूँ कि मेरा मानना ये है कि हमारे सनातन संस्कृति में ही जो है नारी को एक विशेष स्थान दिया गया है। उस मनुस्मृति जिसको हमारे विधर्मी पानी पी पी के कोसते रहते हैं, वहाँ पर भी इन महान शक्तियों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में वर्णन किया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का वास वहीं होता है जहाँ देवता विराजते हैं। तो ऐसे में हम ये भूल कर बैठे कि मातृशक्ति हमारी बड़ी कमज़ोर है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। माँ सीता की लाज बचाने के लिए हनुमान जी जो है समुद्र लांघ गए। भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए द्रौपदी की लाज बचाने को। तो नारी की पूजा और नारी के सम्मान के लिए सनातन में सतत शुरू से ही परंपरा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो है कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जो मातृशक्ति की पूजा वंदना न करे और उसका सम्मान न करे। और उसी क्रम में हमारे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, चाहे वो इज्जत घर बनाना हो, चाहे वो चूल्हे गैस सब देना हो, इन सब चीज़ों में एक नारी सम्मान के लिए, अभी चारू जी ने भी बताया कि जो है प्रधानमंत्री आवास भी महिलाओं के इनाम से होता है। तो ये सब महिला के सम्मान के ही द्योतक हैं। और हम सभी सदैव सुनते रहते हैं कि जिसको अगले चौराहे पर यमराज से मिलने की आतुरता हो, वो कुछ गलत कार्य करने की सोचे इन महिलाओं के, हमारे माताओं के साथ, बहनों के साथ, देवियों के साथ। तो ऐसे में हमारे पूज्य महाराज जी ने जो हमारा बीमारू राज्य समझा जाता था उत्तर प्रदेश, आज उसको उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम बनाने की ओर अग्रसर हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को जिस तरह से उन्होंने सुधारा, मैं उसके प्रति आपको पुनः एक बार बहुत बहुत नमन करता हूं महाराज जी। तो निश्चित तौर से बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, हजारों उदाहरण मिलेंगे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, सभी की एक गाथा है। और चाहे वीरता की कथाएं हो, चाहे क्रांतिकारियों की कथाएं हो, उन सब में कहीं भी देवियों का स्थान नीचे नहीं है। अभी पिछले नारी वंदन के कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी उपस्थित थे और उन्होंने एक बड़े सहजता से बात बताई थी कि जब वित्त मंत्रालय की बात आती है तो हमें माता लक्ष्मी की याद आती है, शक्ति की याद आती है, तो माँ दुर्गा की याद आती है। तो कहीं भी माताओं की इस मातृशक्ति को कमतर नहीं आंका जा सकता। तो ऐसे में आज महिलाओं के मंच है, महिलाएं सुनने वाली भी हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आज के हम विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं पूज्य महाराज जी के पाथेय प्राप्त करने हेतु, इसलिए आप सबको एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए और महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें पूज्य महाराज जी। भारत माता की।
नारी शक्ति की तरह आवाज की गर्जना भी होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर स्मिता मोदी जी, प्रोफेसर रंजना जी, उद्यमी एवं समाज सेवी श्रीमती संगीता पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अमिता शर्मा जी, उद्यमी एवं समाज सेवी श्रीमती सुधा मोदी जी, प्रोफेसर विनत्या पाठक जी, प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर सुनीता जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अमिता गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती स्मिता चंद जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती चंचला शुक्ला जी, महानगर मंत्री श्रीमती अंजुला रावत जी, श्रीमती अनुपमा पांडे जी, श्रीमती गीतांजलि श्रीवास्तव जी, श्रीमती मंजू सिंह सैंथवार जी, हमारे सभी पार्षदगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर पंचायत के अध्यक्षगण और आज के इस सम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हमारे माननीय विधायकगण राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, विपिन सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अन्य विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित प्रबुद्धजन, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का यह अपने आप में एक अद्भुत क्षण है और मुझे लगता है कि आक्रोश रैली के बाद यह पहला सम्मेलन हो रहा है, इसलिए मैं मंचस्थ और सामने भी उपस्थित नारी शक्ति के प्रत्येक आप सभी बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सम्मेलन इस भीषण गर्मी के बीच आप सभी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए और एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर मेरा पश्चिमी बंगाल चुनाव प्रचार में मैं था, मुझे आज सायंकाल गोरखपुर आना था, तो मैंने अचानक जिला और महानगर इकाई के साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से इस बारे में कहा कि अगर ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम गोरखपुर के उन सभी नारी शक्ति के साथ एक सम्मेलन करेंगे तो उसका मैसेज होगा, आधी आबादी को अपनी ताकत का एहसास होगा। और उस शॉर्ट नोटिस पर
इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति ये दिखाता है कि आपको आपके अधिकार से बहुत अधिक दिनों तक कोई वंचित नहीं रख सकता। ये नारी शक्ति के द्वारा भीख नहीं मांगी जा रही है, उसका ये स्वतः अधिकार है और स्वतः अधिकार को देने का कार्य आजादी के बाद जिसको लटकाने का भटकाने का प्रयास हो रहा था, वो अधिकार 2014 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देना प्रारंभ हुआ। ये जो प्रयास हुए हैं ये आधी आबादी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह अभियान प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सोचना है कि जब नारी शक्ति सशक्त होती है तो वह परिवार अपने आप में समर्थ होता है। परिवार समर्थ होता है तो समाज की नींव सुदृढ़ होती है और समाज की नींव जब सुदृढ़ होती है तो राष्ट्र शक्तिशाली होता है, समृद्ध होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना वहां से प्रारंभ होती है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को और सशक्त भारत की, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी कार्यक्रम और ये अपने आप में एक रिफॉर्म है, समय की आवश्यकता के अनुरूप किए जाने वाले परिवर्तन का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इसको अनदेखी किया हो। भारतीय समाज, याद रखना, भारतीय इतिहास के अंदर अगर आप एक बार नजर दौड़ाएंगे, प्रभु श्री राम का एक नाम क्या है? कौशल्या नंदन। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के पुत्र थे। नाम क्या है? किसके नाम से आया है? मां के नाम से संबोधन हुआ। हमारे कृष्ण कन्हैया को क्या कहते हैं? यशोदा नंदन। ये भी मां के नाम से, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया। आप याद करिए, अर्जुन को क्या कहते हैं? कौन्तेय। किसके कारण? मां के कारण। आप याद करिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरे महाभारत को पूरी मजबूती के साथ युद्ध के मैदान में सामना करने का साहस जिनका कोई नहीं कर रहा था, जिनकी प्रतिज्ञा ही उनका संकल्प था, भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, गांगे कहलाए। आप याद करिए ना ये सारी बातें। और हमारे यहां जब हम संबोधन कहते हैं, जब हम श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं ना, श्री का संबोधन माता सीता के लिए होता है। और उसका अगर पूरा आप नाम पूरी रूप से उस पूरे उद्घोष को करेंगे तो क्या बोलते हैं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, ये नाम होता है। आप चले जाइए मथुरा वृंदावन में, वहां पर हम सब ये मानते हैं ना कि मथुरा वृंदावन ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीला भूमि है। लेकिन संबोधन क्या है? राधे राधे का। संबोधन क्या है? राधे राधे का। आप काशी में जाइए, काशी में संबोधन क्या मिलता है? नमः पार्वती पतिये हर हर। अब केवल ये यहीं पे विराम नहीं दिया गया इसको। आप याद करिए, दुनिया की जो देव तुल्य नदी है उसका नाम क्या है? गंगा।
हमने उसको मां के रूप में संबोधन दिया, गंगे मैया की। भले ही पशु योनि में है, लेकिन सबसे पवित्र है, देवतुल्य है, देव अंश जिसमें मौजूद है, उसको हमने क्या बोला? गौ मैया। हमने हाथी को हाथी मैया नहीं बोला। लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को नहीं बोलते, लेकिन गाय को बोल देते। हर हिंदू बोलता है, हर सनातन धर्मावलंबी बोलता है। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया। और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यही प्रयास प्रारंभ हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह क्या समस्याएं थी। बेटी संपत्ति में अपना अधिकार न मांग सके, इसके लिए भ्रूण हत्या होने की शिकायतें आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे देश के अंदर आंदोलन चला। इसके संरक्षण के लिए मातृवंदना योजना चलाई, बेटी सुरक्षित हो सके। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 7 प्रकार के टीकाओं को कराना अनिवार्य प्रारंभ किया। और जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बात यही कही, कहा कि देखिए महिला और पुरुष का जो अनुपात में भिन्नता है, इसको नियंत्रित करना है। भ्रूण हत्या अभिशाप है, इसको रोका जाना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें बाल विवाह भी नहीं होने देना है। और आप देखिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज राज्य सरकार दे रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश में ले रही हैं। फिर बेटी की शादी के लिए पिता चिंता न करे, इसके लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई। प्रत्येक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया देते हैं। दोनों काम होते हैं, बाल विवाह भी नहीं होता, दहेज मुक्त विवाह भी होता है। और मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, यानी डीएम से लेकर सीएम तक, सब लोग उस शादी का हिस्सा में, उसमें शादी में भागीदार बनते हैं। इतने धूम धड़ाके के साथ शादी ब्याह होते हैं। बेटी की विदाई होती है, समाज के अभिशाप को भी दूर किया जाता है और समाज को सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, और इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो यहां का एक एक गांव उस अभिशाप से अभिषिक्त था, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के कारण बड़े पैमाने पे मौतें होती थी, बच्चे मरते थे, कुपोषण की शिकायतें थी। हम लोगों ने जब जांच की तो पता लगा खुला में शौच और शुद्ध पेयजल का अभाव इसका कारण है।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय निर्माण का कार्यक्रम। जिन गरीबों के घर में सिर ढकने के लिए आवास नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास दिलाए गए और प्रयास किया गया कि ज्यादातर आवास महिलाओं के नाम पर हो। ग्रामीण अभिलेख घरौनी के नाम पर आबादी की लैंड पर जिन लोगों का मकान है, उस आबादी की लैंड पर बनने वाला बना हुआ मकान का अधिकार पत्र भी उसके नाम पर हो। इसके लिए घरौनी वितरण का काम महिला के नाम पर, और देश के अंदर 3 करोड़ घरौनी वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा के लिए उत्तर प्रदेश में वितरित हुई है। 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास मिले हैं, यह भी महिलाओं के सिरे जाता है। 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने हैं। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन पहले नहीं मिलता था, बाद में फ्री करा दिया गया, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद फ्री करवाया गया। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी की स्कीम के अंतर्गत उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके स्वावलंबन के लिए भी कदम उठाए गए। आप याद करिए, स्ट्रीट वेंडर, जितने भी पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेड़ी लगाते थे, उधार में पैसा लेते थे, ब्याज की दर उनको बहुत चुकानी पड़ती थी। आज ये समस्या नहीं है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको यह सुविधा लाभ आज प्राप्त हुआ है कि ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था, और वह आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सकें। अगर महिला उद्यमी आगे बढ़ना चाहती है, कोई महिला उद्यमी बनना चाहती है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम की योजना उनके लिए आर्थिक स्वावलंबन का आधार तैयार करती है। ये सभी कार्य होने के बाद यह भी हुआ कि बिना राजनीतिक भागीदारी के, बिना राजनीतिक भागीदारी के, क्योंकि पंचायतों में तो मिला, स्थानीय निकायों में मिला, और जिन पंचायतों में महिलाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, जीत करके गई हैं, वहां पर उन्होंने पुरुष से बेहतर प्रदर्शन करने का कार्य किया है। और खासतौर पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में, स्वावलंबन में उनकी उपस्थिति ज्यादा बेहतर हुई है। यानी घर गृहस्थी से लेकर के अंतरिक्ष की यात्रा का कार्य हो, स्वावलंबन से लेकर के सशक्तिकरण के कार्य और सुरक्षा के कार्य आज प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वावलंबन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। लेकिन यह और भी प्रभावी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ किया, और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है राजनीतिक भागीदारी। और इसके लिए 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देखिए, जब देश ने अपना नया संसद भवन बनाया 100 साल के बाद, याद करिए ना, 100 साल के बाद जब भारत ने अपना स्वयं का संसद भवन बनाया, उस संसद भवन में पहला कोई अधिनियम पारित हुआ था, तो अब पारित हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण हो। 33% आरक्षण का मतलब, जैसे पंचायतों में और स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण में हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक प्रमुख 54% यूपी के अंदर महिलाएं बन गई, जिला पंचायत अध्यक्ष में भी ज्यादा बनी है, प्रधान भी ज्यादा बनी है। इसका मतलब 33% का मतलब
अपने आप ही आपकी संख्या 50% तक पहुंच जाएगी। लेकिन वह समय पे मिले जब प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए पहल प्रारंभ की। लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये दल भटका रहे थे, उसको पारित नहीं होने देना चाहते थे, आधार कुछ न कुछ बहाना बना रहे थे। इनका इतिहास ही नारी विरोधी रहा है, इनके कारनामे नारी विरोधी रहे हैं। कौन नहीं जानता है कांग्रेस के इतिहास को? नारी को उसका अधिकार मिले, वंचितों को, दलितों को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति को उसका अधिकार मिले, वो हमेशा उसमें बाधक रही। समाजवादी पार्टी तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। नारा ही गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई, ये नारा गूंजता था जगह जगह। लोग बोलते थे क्या है ये सब, आप तो गोरखपुर में तब भी सुरक्षित हैं। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी 2017 के पहले? बड़े परिवार, हर परिवार ने या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया था या दूर अपने रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां उसको पढ़ाते थे, यूपी के बाहर। और आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं यूपी के अंदर किसी भी जनपद में जाता हूं और मैं देखता हूं कि बेटियां स्कूल जा रही हैं बिना रोक टोक के। पुलिस में आप याद करिए 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10,000 थी और आज इनकी संख्या 44 से 45,000 है। कितना गुना बढ़ा? ये 9 वर्षों में इतनी संख्या, बड़ी संख्या हो गई। और हम लोगों ने अनिवार्य किया है कि महिला पुलिस, जो भी पुलिस की भर्ती होगी अनिवार्य रूप से उसमें 20% महिलाओं को भर्ती करना अनिवार्य होना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से उसमें करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी और 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी में से 2.25 लाख केवल महिलाएं भर्ती हुई हैं सरकारी नौकरी में। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने रिवाइव किया है, जो मृत प्राय हो गया था, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनमें से आधी आबादी महिलाओं की है। 21,000 स्टार्टअप यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं, इनमें से आधे से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा संचालित है। यानी वह हर एक क्षेत्र में एक नेतृत्व दे रही है। लेकिन यह नेतृत्व और सशक्त हो सकता है क्योंकि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी मिले, राजनीतिक भागीदारी भी मिले, जहां कानून बनता हो, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जहां पर चर्चा होती हो, उन मंचों पर उनकी उपस्थिति भी उतनी ही सशक्त हो। और 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी शुरुआत करना चाहते थे। इससे संबंधित जो संशोधन जब संसद में लाने का कार्यक्रम बना, आपने देखा होगा यहां पे जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बोल रही थी कि संसद में दर्शक दीर्घा में ये लोग मौजूद थे। जैसे संशोधन प्रस्तुत हुआ, उस पर वोटिंग और उस पर चर्चा हुई और फिर वोटिंग की नौबत आई, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने विरोध कर दिया। ये सब विरोध किए और विरोध करने के साथ साथ इन लोगों ने जैसे ही विधेयक गिरा ये लोग तालियां बजाते हुए, हंसते नाचते हुए बाहर निकले कि देखो हमने विधेयक गिरा दिया। यानी आपको मिलने वाले अधिकार पर ये जश्न मना रहे थे। वो अधिकार न मिले, यह विधेयक गिरा, उस पर ये जश्न मना रहे थे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है
कि जो लोग आधी आबादी को मिलने वाले उनके जायज अधिकारों पर प्रहार करते हो, उसमें बाधा बनते हो, और उस प्रकार का विधेयक जब गिरता है तो उस पर जश्न मनाते हो, तो इन लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके रहते हुए आधी आबादी की सुरक्षा खतरे में है, उनका सम्मान खतरे में है और उनका स्वावलंबन भी खतरे में है। और इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं, मैं बंगाल से सीधे आ रहा हूं प्रचार करके। भीषण गर्मी थी। मेरी एक सभा थी अभी कुछ देर पहले कोलकाता के पास, हावड़ा के पास। वहां पे टीएमसी का एक प्रत्याशी जो आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मंच ही नहीं लगाने दे रहा था। और जैसे मेरा हेलीकॉप्टर वहां उतरने वाला था, उसके 15 मिनट पहले हजारों की संख्या में नारी शक्ति वहां पर आ गई और उन्होंने समाज सभा के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उस पूरे कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से, आप सोचो 43-44 डिग्री का टेम्परेचर, सामने कोई भी पंडाल नहीं, लेकिन वे सभी बहनें, वे सभी बेटियां अपने परिवार के साथ उस भीषण गर्मी में खड़े होकर के भाषण सुन रही थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त कर रही थी कि हम बीजेपी को जिता करके भेजेंगे। यह है जज्बा, और उसी जज्बे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और करना चाहती है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसमें लीडरशिप भी आपके हाथों में हो, नेतृत्व भी आपके हाथों में हो, और उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर महानगर और जनपद में यहां पे इस पहल को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के रूप में आज गोरखपुर से प्रारंभ किया है। मैं आज के इस अवसर पर यहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी को, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को, महानगर अध्यक्ष श्री महानगर के हमारे संयोजक राजेश गुप्ता जी को, जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी को, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती अमिता गुप्ता जी और महानगर और जिले की उन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने केवल भाजपा तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज के प्रबुद्ध जनों को भी इस सम्मेलन के साथ जोड़ा है, सबको जोड़ा है। कुलपति जी भी आई हैं, महानगर की प्रतिष्ठित हमारी चिकित्सक आई हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और समाज में जिन्होंने अपने दम पर, अपने बल पर नारी गरिमा के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसी सभी नारियां यहां पर मंच पर आज उपस्थित हुई हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ब्लॉक प्रमुखगण हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ सभी ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, पार्षदगण, और इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति नारी अधिकारों के प्रति आपकी जागरूकता का प्रमाण है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको आपके इस अधिकार के साथ प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ सदैव ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों के संरक्षण करने के लिए सदैव पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।